प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी के ऊपर। और आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उनका मास अलग अलग क्यों होता है। ठीक है भाई, आप लोगों ने अपने रूटीन में देखा होगा कि आप लोगों ने दो आइडेंटिकल बॉडी ली है या आइडेंटिकल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, और आप देखेंगे कि जब उनका मास मेज़र करते हैं स्केल के ऊपर तराजू पे रख कर, आप लोगों को उनका मास जो नज़र आता है, आप जो रीडिंग लेते हैं, वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो वो मास जो कहलाता है वो इफेक्टिव मास कहलाता है, और इस इफेक्टिव मास की वजह क्या होती है? डेंसिटी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे से आइडिया से। अज्यूम करके चलते हैं बच्चों कि हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये इमेजनरी क्यूब मान के चल रहे, या हम कहें सीधा सीधा एक क्यूब है जिसका मास ना के बराबर है। ठीक है ना, ये हमारा एक क्यूब हो गया। ठीक है, मैं इनर साइड भी दिखाना चाहता हूँ तो आप लोग देखेंगे। ठीक है भाई, ये जैसे बॉक्स अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इनर साइड होगी और ये हमारी बॉक्स की या क्यूब की आउटर साइड हो गई। ठीक है ना। देखो, अगर यहाँ पर इस क्यूब का मास अब मेज़र करें जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं भरा हुआ, तो यहाँ जो अंदर का जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था एयर ने। ठीक है ना। अभी हम बात करें जो क्यूब का जो स्पेस है, ठीक है ना, इनसाइड देर इज नो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस नहीं है। ठीक है ना, जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई है बाय द एयर। क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो एयर थी, एयर का अगर इसका मास लेकर आते हैं, इसको हम लोग स्केल या तराजू से मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर मान के चलते हैं मास ऑफ एयर आता है हार्डली 0.1 ग्राम। ठीक है भाई, कितना आता है? 0.1 ग्राम। मतलब कि मैंने इस टाइम भी ये भी मास शायद बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन इतना होता नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या करा कि अब इसके अंदर हमने कॉटन फिल कर दी। क्या कर दिया? अब यहाँ पर इसके अंदर कॉटन फिल कर दी। ठीक है ना। अगर यहाँ पर कॉटन फिल करते हैं तो मास ऑफ कॉटन इसके अंदर जो भरी गई, जो इसके अंदर पैक हुई, ठीक है ना, वो बच्चों मान लेते हैं 10 ग्राम। क्लियर है? कॉटन को निकाल दिया। कॉटन निकालने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि इसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है ना, वाटर। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर यहाँ पर जब मेज़र करा हमने, तो बच्चों यहाँ पर आया ये 3 kg। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो डायमेंशन की बात करें, देखो वो चेंज नहीं हो रही है। ये हमारा लेंथ था। ठीक है, ये हमारी ब्रेथ थी, और ये हमारा हाइट था। यानी कि इसके अंदर किसी के अंदर भी कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे हैं। बस हम तो क्या कर रहे हैं कि एक सब्सटेंस को निकाल रहे हैं और दूसरे को यहाँ पर डाल रहे हैं, और देख रहे हैं कि हर सब्सटेंसेस का मास इस बॉक्स के अंदर कितना आ सकता है। ठीक है ना भाई, वाटर को निकाल दिया हम लोगों ने। क्या करा? इसके अंदर सैंड भर दी, मिट्टी भर दी। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो मास आया वो लगभग 8 kg के आसपास आ गया, या हम मान लेते हैं 5 kg के आसपास आ गया। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ? मिट्टी को निकाला। मिट्टी निकालने के बाद इसके अंदर आयरन भर दिया।
मतलब कि ऐसा ही कोई आइडेंटिकल क्यूब लिया और हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया, तो मास ऑफ आयरन यहाँ पे पता चला लगभग 20 kg के आसपास हो गया। ठीक है ना। आयरन निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर कोई दूसरा मेटल भर दिया। ठीक है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भरते हैं, एल्यूमिनियम का मास यहाँ पर कम आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने डाला एल्यूमिनियम, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम आया। ठीक है, यहाँ बीच में लिख लेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर मान लेते हैं 17 kg आ गया, 13 kg आ गया। ठीक है। अगर यहाँ पर अब मरकरी, मरकरी सुना आप लोगों ने, जो पारा होता है थर्मामीटर के अंदर जो भरा जाता है, मरकरी एक अकेला मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है, वो मरकरी। तो मास ऑफ मरकरी हम लोगों को उस क्यूब के अंदर जो नज़र आया वो आया 35 kg। क्लियर है। इसको निकाल के हम लोगों ने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया, जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं यूरेनियम 235, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों। ठीक है ना, जब इसको हमने उसके अंदर डाला तो पता चला कि वो लगभग 50 kg के आसपास आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग बदलते जाएंगे वैसे वैसे इस क्यूब के अंदर बच्चों उसका मास जो ऑक्यूपाई करेगा, जो मास हम लोग मेज़र करेंगे स्केल से, ठीक है, तराजू से, वो अलग अलग आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक सिंपल सा क्यूब था, उस क्यूब के अंदर अगर हम लोग अलग अलग सब्सटेंसेस भरते हैं तो अलग अलग मास हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना, यानी कि सेम क्यूब हमारा अलग अलग मास को ऑक्यूपाई कर सकता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के। ठीक है ना। अब आप लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भाई हर बॉडी का हर बॉडी का मास क्या होता है, अलग अलग होता है अगर उसका वॉल्यूम क्या हो, सेम। क्योंकि देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या थी, सेम थी। ठीक है। अब हम लोगों ने कंपेयर करना है। देखो हमारे पास क्या आ गया कि दो बिल्कुल आइडेंटिकल सब्सटेंसेस थे, दोनों का शेप बिल्कुल क्यूबिकल था, हमारे पास कॉटन भी थी और हमारे पास वाटर भी था। ठीक है, वाटर को हम लोगों ने फ्रीज कर लिया था, ठीक है ना, आइस की फॉर्म के अंदर ले आए थे। ठीक है ना। ठीक है। अब दोनों को अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक हल्का है एक भारी है, ठीक है ना, कितना हल्का कितना भारी होगा, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर डेंसिटी का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी कोई नया टर्म नहीं है, डेंसिटी हमारा बताती है कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हमारी डेंसिटी कहलाएगी। उस बॉडी का मास और उसका वॉल्यूम हमें क्या देगी, डेंसिटी देगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो डेंसिटी है उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे सिंबल होता है। देखो आप जैसे कर्सिव राइटिंग में जे बनाते हैं कुछ वैसा ही होता है, आप लोगों ने ऐसे घूम के ऐसे होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया रो। मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को वी से। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। तो इसका जो एसआई यूनिट है बच्चों वो बन गया हमारा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। अगर इसका दूसरा यूनिट देखेंगे, सीजीएस यूनिट कहलाता है। किलोग्राम की जगह पे क्या जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह पे क्या जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। फंडा क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है ना। तो हम लोगों को समझ में आया कि भाई इसकी दो यूनिट होती है। इसके साथ साथ हम लोगों को यह भी पता चलता है कि जो डेंसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, सिर्फ इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है।
ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? हम इस चीज़ को फिर से एक बारी हल्का सा रिपीट करते हैं और ठीक है रिवाइज करते हैं। आप लोगों को और अच्छे से कोई डाउट रह जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो, जो डेंसिटी होती है वो हम लोगों को बताती है किसी भी बॉडी के इफेक्टिव मास के बारे में। ठीक है ना, जो डेंसिटी है वो किसके बारे में बताती है? इफेक्टिव मास के बारे में बताती है। ये इफेक्टिव मास ही हमारा डेंसिटी कहलाता है। कहते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस सेम वॉल्यूम के हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हम उनमें से एक सब्सटेंस बहुत भारी होगा और एक उनमें से सबसे हल्का। तीनों का डायमेंशन, तीनों का वॉल्यूम एक जैसा होने के बावजूद उन तीनों का मास अलग अलग था, तो उसकी वजह थी उनका इफेक्टिव मास। यानी कि सेम वॉल्यूम के अंदर किसी का मास तो ज़्यादा आ सकता था, किसी का कम आ सकता था। ठीक है ना, तो ये फ़र्क जो हमें पता चल रहा है, ये फ़र्क कैसे पता चलेगा? डेंसिटी बताएगी। और डेंसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं? मैथमेटिकली, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक है भाई, कोई पूछे कि सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई हर सब्सटेंस का हमें मास अलग अलग या डेंसिटी अलग अलग मिलती है। अगर यहाँ पर देखो, इस पेन की बात करूँ, इसका मास या इसकी डेंसिटी अलग होगी, इस पेपर की अलग होगी। ठीक है, जिस टेबल या स्लैब के ऊपर हम लोग बैठे हैं उसका डेंसिटी अलग होता है। ठीक है ना, हर सब्सटेंस जो है उन सब का डेंसिटी अलग अलग होता है। ठीक है ना, उसके पीछे की वजह क्या है? कह कह रहे पीछे की वजह जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम मतलब कि वो टीनी सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। वो छोटा सा सब्सटेंस, ठीक है ना, जिससे हमारे सारे के सारे पार्टिकल सब्सटेंसेस मिलकर बने हैं, वो हमारा कहलाता है एटम। ठीक है ना। अब एटम की जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उसके चार और बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये उसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक आइडियोलॉजी है किसी भी एटम की। ठीक है, अब जब एटम की बात करते हैं तो हर एटम का मास, सॉरी, हर सब्सटेंस के एटम का मास अलग अलग होता है। कैसे समझे? कि जो न्यूक्लियस होता है इसी की वजह से हर बॉडी के अंदर मास होता है। जो मास का रीज़न है वो क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है हर सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन का जो टोटल सम है वो क्या देता है हम लोगों को? मास देता है किसी भी बॉडी का। ठीक है ना, बात समझ में आई? बहुत छोटा मास होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, लेकिन ये जब कलेक्टिवली बनते हैं तो इफेक्टिव मास हमें मिलता है। ठीक है ना, मास बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और ऐसे एटम बहुत सारे मिलेंगे तो हमारे पास मास जो आता है 1 kg, 2 kg, 30 kg, 40 kg से मिलता चला जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इनके पीछे का रीज़न क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये क्या बताते हैं? किसी भी एटम के मास के बारे में बताते हैं। ठीक है, और हर सब्सटेंसेस का जो एटम का मास होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन सुना आप लोगों ने? हाइड्रोजन का मास अगर 1 ग्राम लेते हैं इसके एटम का, न्यूक्लियस का, तो ऑक्सीजन है तो उसका 16 ग्राम आएगा। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका 18 ग्राम आएगा। ठीक है ना भाई, समझ में आया? यानी कि एक ही सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका एक एटम का मास मान लेते हैं 1 ग्राम आता है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास वहाँ 16 ग्राम आएगा। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा।
ठीक है, यहाँ पर हर सब्सटेंसेस का मास अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके जो काउंटिंग नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक होता है, यहाँ ऑक्सीजन में 16 होता है, यहाँ वाटर में 18 होते हैं। ठीक है ना, तो इनकी वजह से ये मास अलग अलग होता है। और एटम का साइज तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एटम का साइज जो होता है वो चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। साइज ऑफ एटम ऑलमोस्ट रिमेन सेम, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। ठीक है, चाहिए मास अंदर कितना ही ज़्यादा हो रहा हो कम हो रहा हो, लेकिन जो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है, साइज है, वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। इस वजह से हर सब्सटेंसेस का मास क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आप लोगों ने बस इतना ही याद रखना है कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस, जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास नज़र आते हैं, उन सब का डेंसिटी अलग अलग होती है। उन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है ना, कह सकते हैं इन दिस यूनिवर्स एवरी substances have different densities। ठीक है ना, क्लियर है, हर एक सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। और उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, ये हमारे पास मास अपॉन में वॉल्यूम आया, और डेंसिटी को हम लोगों ने मास बाय वॉल्यूम लिखा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। ठीक है भाई, देखो अज्यूम करके चलो कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी ये साइड हम मान लेते हैं 2 मीटर है, ये साइड मान लेते हैं 1 मीटर है, और ये साइड मान लेते हैं 3 मीटर है। ठीक है, फंडा क्लियर है? इसके अंदर हम लोगों ने क्या भरा, ऑयल भर दिया। ठीक है ना, क्या भर दिया, ऑयल। ठीक है ना, ऑयल भर दिया, और हम मानते हैं यहाँ पर जो ऑयल हम लोगों को मिला वो लगभग 500 kg मिला। कितना यहाँ पर भरा हम लोगों ने, 500 kg। ठीक है, तो मास ऑफ ऑयल हम लोगों को मिल गया। ठीक है ना, वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, देखो वॉल्यूम निकालने तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट आएगा, तो 2 × 1 × 3 यानी कि 6 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो डेंसिटी निकालेंगे बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास निकालते हैं, मास 500 kg, वॉल्यूम 6 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 पे चला गया बच्चों, और ये 2 3 3 यानी कि लगभग 83.3 kg पर मीटर क्यूब हम लोगों को ये डेंसिटी मिल गई। ठीक है, एक ऑयल था तो हम लोगों ने भरा, तो हमें पता चला कि 83.33 kg पर मीटर क्यूब वो आता है। यानी कि ऐसे समझो कि अगर एक क्यूब लिया जिसकी साइड 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर है, उसके अंदर जो ऑयल आएगा वो 83.3 kg आएगा। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, कि हम लोगों को एक ब्रिक, ईंट है, ठीक है, और मान के चलते हैं कि ये हमारी ईंट हो गई, और इस ईंट की जो साइड मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये
15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस ईंट का जो मास है, इस ब्रिक का मास है, मान लेते हैं 3 kg है। मास ऑफ ब्रिक कितना हो गया बच्चों? 3 kg हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक देखो 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू में 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू में 15 सेंटीमीटर इंटू में 20 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग सेंटीमीटर में डील नहीं करते, हम लोग किस में डील करते हैं? किस में करते हैं बच्चों? मीटर क्यूब में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10⁻², 15 इंटू 10⁻² इंटू में 20 इंटू 10⁻², ठीक है। तो 2 4 6 यानी कि हम लोग 10⁻6 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। और 15 2 सा 30 ये लिख सकते हैं, 1 और 2 2 0 और साथ में आ गई, ये आ गया हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट कर देंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब डेंसिटी निकालना चाहते हैं, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास कितना है बच्चों? 3 kg है, और वॉल्यूम कितना है? 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 3 से बच्चों 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 1/10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी ऑफ ब्रिक हम लोगों को मिली 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। थोड़ा सा फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। थाउजेंड kg पर मीटर क्यूब से एक चीज और आप लोग जानो कि जो डेंसिटी होती है वाटर की, जो डेंसिटी होती है वो वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर भी दे रखे हैं, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको आप लोगों ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ये एसआई यूनिट में हम लोगों ने किस में लेके जाना है? सीजीएस में, ठीक है ना भाई। किस में लेके जाना है? सीजीएस में। तो लेके जा सकते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? इसको देखो, केजी है, केजी में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। मीटर क्यूब है, कितना है? मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और उस पूरे का क्यूब, यानी कि 1000 इंटू में 1000, और देखो इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार कर दी? 3 बारी, तो 100 इंटू में 100 इंटू में 100, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर आ गया ग्राम। कट करने पे ये आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम लोगों को पता चल रहा है 1000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि हम लोग केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करने का जो तरीका है आप लोगों ने अपनी लोअर क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सीखा था, हम लोगों ने भी इसके ऊपर बहुत बात करी है। आप लोग कीजिएगा, कोई डाउट आए तो आप लोग हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो डेंसिटी हम लोगों को समझ में आई, अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, रिश्तेदार नहीं है भाई। देखो रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका मीनिंग एज ए रेफरेंस। कह रहे हैं कि हम लोगों को किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी चाहिए किसी रेफरेंस डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो रेफरेंस डेंसिटी लेते हैं वो वाटर लेते हैं, ठीक है। और रेफरेंस डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, या यानी कि रेफरेंस डेंसिटी हम लोग किसकी लेते हैं बच्चों? ये चीज़ ध्यान में रखना, वाटर की।
और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोगों को पता है कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। यानी कि अगर हम लोगों ने किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो हम लोग एज ए वाटर को रेफरेंस लेंगे, ठीक है ना। वो वाटर से कितना भारी है, वाटर से कितना हल्का है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। तो मान के चलते हैं जो आयरन है, डेंसिटी ऑफ आयरन वो होती है 7800 kg पर मीटर क्यूब। एल्यूमिनियम होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है 2700 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। रिलेटिव, देखो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग आर डॉट डी से लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ कल रियल डेप्थ, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने रियल डेप्थ यूज करी थी, यहाँ ये रिलेटिव डेंसिटी। पूरा लिख देते हैं भाई, कोई कंफ्यूजन ना हो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये, इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जब भी रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ आयरन की निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी को मैं अब यहाँ पे फिर से आर डी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डेंसिटी सब्सटेंस की कितनी है, 7800 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की कितनी है बच्चों, 1000 है, ठीक है। कट करने पर हमें पता चल गया कि ये रिलेटिव डेंसिटी जो आयरन की आ रही है वो 7.8 आती है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी थी नीचे भी डेंसिटी थी, इन दोनों की यूनिट कट गई तो यहाँ पर कोई यूनिट बचा ही नहीं, बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, ठीक है, 7.8। ये बताता है कि जो आयरन है वो 7.8 टाइम्स हैवियर है, 7.8 टाइम्स हैवियर है देन द वाटर। इसी तरह अगर हम लोग डेंसिटी निकालते हैं एल्यूमिनियम का, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमें वैल्यू आती है 2.7। यानी कि हमें पता चल रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो 2.7 टाइम्स हैवियर देन वाटर। और जो आयरन था तो वहां पर हम लोग लिख देंगे आयरन 7.8 टाइम्स हैवियर देन वाटर। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि वाटर के कंपैरिजन में आयरन कितना भारी है, वाटर के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम कितना भारी है या हल्का है, ठीक है ना। फंडा क्लियर है, यहाँ पे ये भारी है, यहाँ पे भी ये भारी है, ठीक है। एल्यूमिनियम का मास ज़्यादा होता है, ठीक है, और आयरन का भी मास ज़्यादा होता है, ठीक है। जब पैकिंग देखते हैं, जो डेंसिटी देखते हैं, इफेक्टिव मास देखते हैं, इन दोनों का ज़्यादा आता है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, फिर भी स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है, डाउट रह जाता है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रेशर और डेंसिटी के न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी रह जाए, कोई डाउट रह जाए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।